साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज युद्ध का 22वां दिन है। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की आशंका को और बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से समझिए कि युद्ध एक दिन बढ़ रहा है तो ये जो क्राइसिस है वो 10 दिन आगे बढ़ रहा है। ये इतनी बड़ी कहानी है दोस्तों, लेकिन इस युद्ध से परे भी एक युद्ध है। आज मैं उस युद्ध की भी जानकारी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। इधर ईरान युद्ध, लेकिन एक सेंटर भारत में भी है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा और सब कुछ दोस्तों युद्ध से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध नहीं है। ये किस प्रकार का युद्ध है अभी मैं आपको दिखाता हूं। सारे लोग तो ईरान में लगे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने इधर काम किया है वो इतना बड़ा काम है कि एक साथ 3 दुश्मन ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तीनों दुश्मन में पाकिस्तान नहीं, आपको बता देता हूं। ये गजब वाले दुश्मन है। अब दुश्मन भी नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको वो सारी कहानियां दिखाऊं दोस्तों। निवेदन करता हूं जरूर कमेंट कीजिएगा। आज नवरात्रि का 3रा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। जय सिया राम लिखिए भले। और साथ ही HB शॉर्ट्स में नई कहानियां अपलोड कर रहा हूं दोस्तों 2 से 5 मिनट के भीतर, तो जरूर देखिएगा। कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। वो 3 शिकार, मोदी के एक तीर से 3 शिकार। इस 3 विंडो को देखिए। मैं आपको एक छोटी सी झलक दे रहा हूं। आपको पता है ना, अभी NSA डोभाल से मिलने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पहुंचे। भाई युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है, ये पहुंचे क्यों? कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी ना, आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी। इसकी कहानी आपको दिखाऊंगा। दूसरी कहानी क्या है? कनाडा के पुलिस ने अब खुद बोल दिया है कि भारत का कनाडा में कोई रोल नहीं है। आप जानते हैं ना जस्टिन ट्रूडो किस तरीके से भारत को और मोदी जी को बदनाम करना चाहते थे, संबंधों को बिगाड़ करके रख दिया। बदल गया कनाडा, झुक गया कनाडा, यानी प्रायश्चित है। और तीसरे विंडो में है दोस्तों बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर। पहली यात्रा होनी है, भारत ही होनी है। कहां ये लोग चीन बीन जाने लगे थे सब कुछ, अब बांग्लादेश को होश आ रहा है। तो ये 3 बड़ी कहानियां। एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस 2 विंडो में आपको मजा आएगा। इस 2 विंडो में क्या है आप समझिए। याद है ना, आप भूल तो नहीं गए कि भारत का एक नागरिक निखिल गुप्ता, उसको अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार तो उसको चेक गणराज्य में किया गया था। अमेरिका लाया गया जून 2024, पिछले साल लाया गया। और ये कहानी सामने आई कि ये रॉ का एजेंट है। सीधे रॉ का भी नहीं एजेंट बोला कि एक सज्जन है, उनके लिए काम करता है जो रॉ का एजेंट है। गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में सारे कांग्रेसी भी पड़े रहे। अब देखिए दूसरी कहानी। अमेरिका का एक एजेंट भारत में धरा गया है, जैसे को तैसा। अमेरिकी एजेंट भारत में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। और यहीं से पूरा मामला पलट गया दोस्तों। ये युद्ध की ऐसी कहानी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आई नहीं, सोशल मीडिया ने भी दिखाया नहीं। कितनी बड़ी कहानी है, कितना बड़ा प्लॉट है। भारत के भीतर कितनी गहरी साजिश है। भारत के भीतर एक नया ईसाई देश बनाने की साजिश है। आज ये डिकोड कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं युद्ध का जरा अपडेट तो दे ही देता हूं दोस्तों, क्योंकि रात भर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। युद्ध के 22वें दिन का अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में है दोस्तों कि वो खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लें। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए ईरान पर दबाव बनाया जाएगा। अब वो खर्ग द्वीप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट का तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो नाटो पे गुस्सा रहे हैं, फिर से भड़के हैं रात में। वो भड़क के कह रहे हैं कि ये लोग कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वहां एक झगड़ा। तीसरी कहानी यह है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख हैं फातिह बिरोल, उन्होंने एक बड़ी गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि
जो हालात हैं उसमें तेल और गैस की सप्लाई दोबारा पटरी पर लाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ चीजें जा रही हैं। एक बड़ी घटना यह है दोस्तों कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट श्रीलंका में उतारना चाहा। श्रीलंका से कहा, श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम नहीं कुछ करेंगे। एक बड़ी कहानी इजराइल की तरफ से है। अली मोहम्मद नैनी जो IRGC का प्रवक्ता है, बड़ा आदमी है और एक तरीके से सारे कोऑर्डिनेशन का काम भी है, उसको ढेर कर दिया गया है। एक और व्यक्ति है बासिज बल के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी इस्माइल अहमदी, उसको भी मार गिराया है। मतलब जो भी ईरान में बड़े बड़े पोस्ट पे आता है उसको इजराइल मार गिराता है। अब ईरान भड़क गया है। ईरान कह रहा है कि अब मैं जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं अब वहां पर भी हमला करूंगा। यह खतरनाक दिशा में युद्ध जा रहा है। इस युद्ध के बीच में मैं एक और जानकारी आपको देता हूं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप, इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये किसी को भी दुश्मन बना सकते हैं। अब देखिए एक वाक्य आपको बताता हूं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ये अमेरिका पहुंची। अब ये तो भले के लिए पहुंची, कौन मिलना चाहता है ट्रंप से इस समय? कोई नहीं। ये पहुंची, अब वहां पे बातचीत चल रही है, मजाकिया लहजे में हो रहा है। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आपने अपने सहयोगी देशों को तो बताया नहीं कि आप हमला करने जा रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा हम सरप्राइज देने वाले थे। चलिए यहां तक तो बात ठीक है। जानते हैं उन्होंने आगे क्या कहा? उन्होंने जापान के जख्म को कुरेद दिया। जो दोस्त है, जानते क्या कहा? बोल रहा है कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पे जहाज भेजा था तो क्या इसने हमें इन्फॉर्म किया था? अब आप सोचिए, एक गहरा दोस्त, उसकी प्रधानमंत्री आई है। पर्ल हार्बर की कहानी जानते हैं ना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों जब सारे देश लड़ रहे थे तो जापान ने आखिर में अमेरिका पे हमला कर दिया पर्ल हार्बर पर। बस यहीं से अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। उसने 2 परमाणु बम फेंक दिए जापान पे। फिर जापान समझ गया, सरेंडर कर दिया और उसके बाद से जापान ने अपने आप को बदला है। तो आप बताइए, एक दोस्त देश गया है, आप उसको छेड़ के उसको दुश्मन बना रहे हैं। जापानियों ने इस बात को अच्छे से नहीं लिया। तो यह है डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। अब मैं आपको असली चीज दिखाता हूं, जो भारत के साथ आखिर मोदी सरकार ने क्या किया है। जरा इस खबर को देखिए दोस्तों। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की NSA अजीत डोभाल संग बैठक अचानक से पहुंचे। यह 18 मार्च की खबर है। अब ये क्यों खबर बड़ी है आप समझिए। भैया क्यों पहुंचे? ईरान युद्ध में 3 हफ्ता हो गया आपको। अभी ईरान युद्ध में डोभाल और ये सर्जियो गोर ये क्या करेंगे? अभी बताता हूं आपको। पहले इनका ट्वीट देखिए, ये क्या ट्वीट में लिखते हैं, इसी से जानकारी मिली। जस्ट रैप्ड अप एन एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, कवर्ड क्रिटिकल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कंटिन्यूज टू एडवांस। लिखा है साफ साफ कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमने सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इशू को कवर किया। लेकिन कहानी ये नहीं है दोस्तों, कहानी तो कुछ और है। कहानी ये है कि भारत की NIA जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने एक अमेरिकी नागरिक को धर दबोचा। उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक और इसके साथ साथ 6 यूक्रेनी को धर दबोचा। कब हुई गिरफ्तारी? 13 मार्च को हुई। क्यों हुई? जब वो अलग अलग एयरपोर्ट में थे और देश से भाग रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो वैन डाइक है उसको कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा, लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट से 3 यूक्रेनी नागरिक को पकड़ा गया। ये कौन है? नाम बताता हूं यूक्रेनी नागरिक का। पेट्रो हुर्बा, तारास, इवान, मरियम, मक्सिम और क्विटर कामंस्की। ये 6 लोग हैं, 6 यूक्रेन के और 1 अमेरिकी नागरिक। अब देखिए मजे की बात आपको बताता हूं। NIA को पता था ये अमेरिकी नागरिक सामान्य नागरिक नहीं है, ये दरअसल CIA एजेंट है जो ग्राउंड में काम करता है। ये पता चल गया कि ये एजेंट है। ये सीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, मैथ्यू वैन डाइक की बात बता रहा हूं।
ये 3 देशों में काम कर चुका है, यूक्रेन में काम कर चुका है, अब इसे भारत में भेजा गया है। अब इसका काम क्या आप समझिए। इसका काम यह था दोस्तों कि म्यांमार पहुंचकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले जितने ग्रुप हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको ड्रोन दिया जाए, उनको जैमिंग जैसी तकनीक दी जाए, उनको पैसा दिया जाए, उनको जो भी चाहिए वो दिया जाए। ये काम था भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने का, आतंकवादियों को भड़काने का, वित्तीय मदद देने का काम। अब जरा मैं इसकी असलियत बताता हूं, ये एजेंट कितना खतरनाक है। इस मैथ्यू वैन डाइक के बारे में बता रहा हूं। अपनी असलियत छिपाने के लिए खुद को फिल्म मेकर, पूर्व पत्रकार, फ्रीडम फाइटर बताता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, उसमें एक जाना पहचाना चेहरा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भाड़े का CIA का सैनिक बताते हैं और यह म्यांमार में विद्रोही गुटों तक पहुंच चुका था। इसकी मैं क्राइम कुंडली बताता हूं दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा यह भारत की कितनी बड़ी कामयाबी है, NIA की कितनी बड़ी कामयाबी है। भाई राजीव गांधी के समय में तो एंडरसन को भगा दिया था, ये पकड़ लिया, दबोच लिया गया। ये जो मैथ्यू वैन डाइक है दोस्तों, इसका अमेरिका के मैरीलैंड में जन्म हुआ। लीबिया में यह पहली बार सुर्खियों में आया। क्यों? जब गद्दाफी के खिलाफ वो विद्रोहियों की जंग में शामिल हुआ। युद्ध के दौरान उसे कैद कर लिया गया था, लेकिन जब विद्रोहियों ने त्रिपोली पर कब्जा किया तो वो किसी तरीके से जेल से भाग खड़ा हुआ और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। ये लीबिया के बाद सीरिया पहुंचा, इराक पहुंचा और कई पत्रकार दोस्तों की ISIS द्वारा हत्या के बाद उसने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम है सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। काम क्या था? सरकार के खिलाफ जो विद्रोही गुट है उसको हर तरह से मदद देना, ट्रेनिंग देना, फंड देना, अगर सामान चाहिए तो सामान देना। और इसके बाद ये जो मैथ्यू है दोस्तों, जानते हैं कहां पहुंचा? ये पहुंच गया यूक्रेन। कब पहुंचा? 2022 में, जब रूस के साथ युद्ध शुरू हुआ। ये यूक्रेनी नागरिकों, सैनिकों को ड्रोन से अटैक करना और ध्वस्त करने की ट्रेनिंग दी, तकनीक दी। इसने खुद ये जानकारी दी है कि ये यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया था। यहीं से कहानी पलटती है। रूस को भनक लग गई कि ये जासूस है, ये अमेरिका का जासूस है। रूस ने भारत को जानकारी दी, आपको मैं बताऊं दोस्तों। और ये जो मैथ्यू है यूक्रेन में ही नहीं रुका, फिर ये चला गया वेनेजुएला। अब जानते हैं ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अभी अमेरिका ने उठा लिया था। इसने 2019 में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार गिराने के लिए विद्रोहियों के साथ काम भी किया। ये वेनेजुएला की पुरानी कहानी आपको बता रहा हूं। ये इतनी बड़ी शख्सियत है दोस्तों, मैथ्यू वैन डाइक, कितनी बड़ी सफलता, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। आप देखिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय जासूस जिसने कई देशों में काम किया और अब इसने भारत को अपना एक समझिए अड्डा बनाया, लेकिन भारत में कामयाब नहीं हो पाया। NIA को पता चला, सरकार को पता चला, मोदी सरकार ने आदेश दिया, पकड़ लो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका होगा, पकड़ डालो। लेकिन यहीं से भारत सरकार को एक मौका मिला है दोस्तों। मौका क्या मिला है? आप याद कीजिए, निखिल गुप्ता, जो मैंने आपको दिखाया, निखिल गुप्ता, जी हां, निखिल गुप्ता को लेकर इतना बदनाम किया गया कि ये रॉ से जुड़ा है, ये पन्नू की हत्या के लिए आया था, इसकी गिरफ्तारी हुई। और ये जो निखिल गुप्ता है ना दोस्तों, अमेरिका ने खुद ही बताया कि जो भारत के एक रॉ के अधिकारी हैं जिसका नाम है विकास यादव ने निखिल गुप्ता को भाड़े पर रखा है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यही भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अपने नागरिक चाहिए तो हमारे नागरिक छोड़ दो, यही बार्गेनिंग होती है दोस्तों। ये जो सर्जियो गोर आए होंगे ना, वो इसीलिए आए होंगे। अमेरिकी नागरिकों की बड़ी चिंता करते हैं लोग। ये आए होंगे, डोभाल से बोले होंगे ये तो हमारा नागरिक है, छोड़ दो। छोड़ कैसे दें भाई? आप जानते हैं ये क्या कर रहा था? ये मैथ्यू के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। ये अमेरिका की साजिश है, इसको आप ट्रंप और ये वो से मत देखिए।
अमेरिका कभी नहीं चाहता कि दुनिया का कोई देश तरक्की करे। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि दुनिया का कोई देश शांति के साथ रहे, भड़कता रहे, झगड़ा चलता रहे। इनकी साजिश क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पूरी तरह से ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं और इसमें म्यांमार के जो आतंकी हैं, विद्रोही गुट हैं, उससे मदद मिलती है। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर इनको झटका दे दिया, और झटका ही नहीं दिया बल्कि अब तो मामला निखिल गुप्ता से भी जुड़ेगा। आपको चाहिए तो हमको देना पड़ेगा। ये तो संघर्ष है दोस्तों। और आपको पता है, ये वही कहानी है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जानते क्या लिखा गया है? कि रॉ और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारा खुफिया एजेंसी है। जो धुरंधर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने। रॉ और आरएसएस, क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये संस्थाएं भारत में हैं, भारत में ईसाइयों के लिए कोई राज्य बनवा नहीं सकते, अब कम से कम मोदी राज में। और ये जो संस्था है ना USCIRF, इसका फुल फॉर्म बताता हूं, UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। कौन चलाता है जरा देखिए। ये पांचजन्य की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, देखिए क्या लिखा है। भारत की रॉ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। क्या आप जानते हैं इसके मौजूदा वाइस चेयर कौन है, कमिश्नर कौन है? डॉक्टर आसिफ महमूद। ये पाकिस्तानी मूल का है। 1990 में ये अमेरिका गया, बाद में अमेरिकी नागरिक बन गया, फिर एक्टिविस्ट बन गया। अब जिस संस्था का हेड अमेरिकी पाकिस्तान मूल का नागरिक होगा, वो क्या करेगा? वो बोलेगा ना आरएसएस को पाबंदी लगाओ, रॉ को पाबंदी लगा दो। तो ये कहानी अमेरिका की है दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि मोदी सरकार ने इतना बड़ा काम किया मैथ्यू को गिरफ्तार करके कि इस समय अमेरिका भी घुटनों के बल पर है। ये बड़ी कहानी है। तो अमेरिका एक कहानी, दूसरा कनाडा। बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं दोस्तों। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, उस मामले में कनाडा के ट्रूडो जो प्रधानमंत्री लगातार भारत पे बदनाम करते थे, आरोप लगाते थे। कनाडा की पुलिस भी कहने लगी थी। सरकार बदली है, अब कनाडा खुल के कह रहा है, भारत की ताकत को सलाम करता है कि नहीं, भारत का कोई रोल नहीं है, भारत का किसी भी तरीके से रोल नहीं है। तो जो दाग जस्टिन ट्रूडो लगाकर गए, वो दाग कनाडा ने ही, सरकार ने ही, वहां की पुलिस ने ही पोंछ डाला है। ये भारत की शक्ति है दोस्तों। और तीसरी कहानी बांग्लादेश। पाकिस्तान जैसे तालिबान को पिछलग्गू बनाना चाहता था, वैसे ही बांग्लादेश के साथ किया। आप जानते हैं ये जो वहां बने थे भाई साहब, वो तो चीन के ही पिछलग्गू थे, पाकिस्तान के ही पिछलग्गू थे, आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब देखिए 3 खबरें आपको दिखा देता हूं। जो बांग्लादेश के, अभी कल की बात दिखा रहा हूं दोस्तों, बांग्लादेश का हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह से मिले। अब क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है कि जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री है खलीलुर रहमान, ये अगले महीने भारत आएंगे। पहला दौरा होगा भारत का। पता है कि भारत से रिश्ते सुधरेंगे तभी हमारी स्थिति सुधरेगी। अभी भारत ने ही हमको डीजल भेज के मदद की है। और इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस जो मेजर जनरल हैं मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी, ये पीएम जो बांग्लादेश के तारिक रहमान, इसके खासम खास है। जब ये पीएम बने ना तो इन्हीं को तुरंत इनको प्रमोशन दे करके इंटेलिजेंस चीफ बनाया। तो ये भारत आए और डोभाल से मिलकर गए, यानी बांग्लादेश भी बदलने को तैयार है। तो 3 देश, एक अमेरिका घुटनों पर, कनाडा ने बदला, बांग्लादेश भी बदलने को तैयार है। तो युद्ध की परिस्थितियों में कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक रणनीतिक चाल से देशों को बदल रहे हैं, अपने संबंधों को बदल रहे हैं, ये उसकी कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है। आज वैसे भी नवरात्रि है, जय माता दी लिखिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, और जो HB शॉर्ट्स है, HB मेलोडी, उस चैनल से भी जुड़िए। तो गाने भी देखेंगे, छोटे न्यूज़ भी देखेंगे, कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।